दोस्तों, ये मनी पे हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। इसका दूसरा नाम होता है कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, शॉर्ट फॉर्म में सीसी इकोनॉमी कहते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप जब किसी से कोई सामान खरीदते हो तो उसको बदले में पैसे के बजाय कोई दूसरी चीज देते हो। जैसे कि यहाँ पे पर्सन ए इसको फ्रूट देगा और इससे बदले में शूज दे देगा। तो ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। अब इसके ड्रॉबैक्स की ओर चलते हैं। जो कमियां थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में उसको जानते हैं। पहली कमी जो हमने पढ़ी थी इसमें, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब टू इंडिविजुअल्स आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज। तो दो ऐसे बंदे जो बार्टर सिस्टम में डील कर रहे हैं, उनके पास, दोनों के पास ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो वो आपस में एक्सचेंज करने को तैयार हो। ऐसा ना हो कि सामने वाले को जो चाहिए वो तो मेरे पास है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास नहीं है, तो मैं उससे डील ही क्यों करूंगा। तो इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऐसा कोइंसिडेंस बनना चाहिए कि उन दोनों के पास ऐसी चीज है जो एक दूसरे को चाहिए। पर्सन ए के पास जो है वो पर्सन बी को चाहिए, पर्सन बी के पास जो है वो पर्सन ए को चाहिए, तो ही वो आपस में डील करने को तैयार होंगे। तो ये ढूंढना, ऐसा कोइंसिडेंस दिखाना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो अब दूसरा ड्रॉबैक जो आपका है, लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आज आप किसी भी चीज की वैल्यू रुपीज के टर्म पे डिफाइन करते हैं। चीनी 40 रुपए किलो, चावल 50 रुपए किलो, या जूते, एक पेयर शूज 2000 के या 1000 के। लेकिन पहले क्या होता था? पहले मनी की टर्म्स में चीज डिफाइन नहीं होती थी। मनी एक कॉमन यूनिट आज की डेट में है, लेकिन पहले मनी तो होती नहीं थी। तो पहले क्या होता था? आज आप के पास चावल पड़े हैं, आप चावल किसी के पास लेके जाते हो, उसके बदले में आपको शूज देने हैं, तो आप अपने चावल के वैल्यू उसके शूज के बदले में लगा रहे हो। आज आप, कल आपको चीनी लेनी है तो आप अपने चावल की वैल्यू चीनी के बदले में लगा रहे हो। या जो उसको, जिसके पास शूज है, उसको कमीज चाहिए तो वो दर्जी के पास जाता है एक कमीज या शर्ट लेने के लिए, तो अपने शूज की वैल्यू वो एक शर्ट की टर्म्स में लगा रहा है कि एक कमीज लेने के लिए मैं उसको कितने पेयर शूज दूं। तो यहाँ बहुत डिफिकल्टी आती थी। हर बारी एक नई कमोडिटी की वैल्यू आपको लगानी पड़ रही है सामने वाले की कमोडिटी की टर्म्स में, तो ये दिक्कत आती थी। ठीक है, अब दूसरी उस पे आते हैं। हाँ, थर्ड, सॉरी। अब थर्ड ड्रॉबैक पे आते हैं। थर्ड ड्रॉबैक आपका है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर का मतलब डिले करना, तो यहाँ पे आप पेमेंट डिले करते हो। आज की डेट में तो आप क्या करते हो? आपको सामान खरीदने जाते हो तो आप कहते हो कि आज पैसे नहीं है मेरे पास, तो आप मुझसे 1 महीने बाद ले लेना या 2 महीने बाद ले लेना। लेकिन पहले ऐसा करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जो बंदा आपसे डील कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप सामने वाले को फ्रूट दे रहे हो और उससे शूज ले रहे हो, तो आपने उसे शूज दे दिए और आप उसे कहते हो कि फ्रूट मुझसे 1-2 महीने बाद ले लेना, तो वो मुश्किल ही इस चीज के लिए मानेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसको भी उस चीज की रिक्वायरमेंट आज हो, और कमोडिटी की वैल्यू क्या पता है 1 महीने बाद बदल जाए या कम हो जाए। तो इस चक्कर में, इस चीज के चलते, इस प्रॉब्लम के चलते सामने वाला बहुत मुश्किल से मानता था कि आप उसको जो गुड्स बदले में देना चाहते हो वो 1 महीने बाद दे दो आज के बजाय। तो वो नहीं मानता था, या वो बहुत मुश्किल से मानता था। तो ये एक प्रॉब्लम रहती थी, आप पेमेंट डेफर नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब जो आपका फोर्थ ड्रॉबैक है वो है डिफिकल्टी स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या होता था? पैसों को सेव करना आज की डेट में बहुत ईजी होता है, और अगर आप उसको बैंक में सेव करते हो तो आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता है। लेकिन पहले क्या होता था? आपको पैसे नहीं स्टोर करने हैं, आपको गुड्स गुड्स सेव करने हैं। गुड्स सेव करना मतलब एक स्पेस अच्छा खासा रखना, उसमें अपने गुड्स डालना, कि जब तक मुझे बार्टर सिस्टम में डील नहीं करनी तब तक ये गुड्स मेरे यहाँ पे स्टोर में पड़े रहेंगे। उसका रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस, जो आपने गोडाउन या जो एरिया आपने स्टोर करने के लिए रखा हुआ है उसका भी किराया, तो बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होती थी इस चीज में। उसके बाद ये डर कि वो खराब ना हो जाए या उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, तो ये स्टोरेज ऑफ वैल्यू में ये रिस्क रहता था बाटा सिस्टम में। और दूसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में आपका आ जाता है कि पैसों को आप पेमेंट करनी होती है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना बहुत ईजी होता है, लेकिन गुड्स को ट्रांसफर करना, बाटा सिस्टम में पैसे तो होते नहीं थे, तो गुड्स ही आपके एक तरीके से पैसे हैं, तो गुड्स को ट्रांसफर करना यहाँ से वहाँ बहुत डिफिकल्ट होता था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से इन्वॉल्व होती थी। तो ये आपका फोर्थ ड्रॉबैक था। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में कुछ कमियां थी। ठीक है, अब उन कमियों को दूर करना था, और
एक ऐसा ऑल्टरनेटिव लेके आना था जिसमें कि बहुत सारी कमियां ना हो, वो दिक्कतें ना हो जो बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में किसी भी इंसान को फेस करने पड़ती थी। तो तब जाके मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। तो सबसे पहले मनी की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। द मनी इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज commonly accepted as a medium of exchange, used as a measure of value, store of value and standard of deferred payments। तो सबसे पहले जो ये बात करता है कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप पैसों का यूज करते हो कोई भी सामान लेने के लिए। आपको कोई सामान खरीदना है तो आप सामने वालों को पैसे दोगे, ठीक है। आपको कोई सामान बेचना है तो आप उससे पैसे लोगे। तो इसे कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये तो हुआ भाई कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए पैसे का यूज हो रहा है। तो इसको आप इस तरीके से समझो कि ये है फ्रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे है जो हमने एग्जांपल देखा था बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, सामने था हमारे पास शूज, ठीक है। तो अब दोनों की जगह क्या हो रहा है भाई, अब ये बाटर सिस्टम में क्या होता था, ये इससे एक्सचेंज हो रहा है, ये इससे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मनी है, ठीक है। तो फ्रूट्स की जगह मनी दी गई और शूज की जगह भी मनी दी गई। तो अब यहाँ पे मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई। बीच में क्या है, अभी यहाँ पे कुछ डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं हो रहा, बीच में क्या है, मनी है। तो मनी एक माध्यम है एक्सचेंज का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो मनी क्या है भाई, मनी वो है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, जो कि है हम सब जानते हैं, और कॉमनली एक्सेप्टेड है। तो मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉमनली एक्सेप्टेड हो। इसका मतलब क्या है कि ठीक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके गली मोहल्ले में कि भाई आपने अगर गली मोहल्ला चेंज कर लिया या फिर आप अपने गली के बाहर चले गए तो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो इन रुपयों को एक्सेप्ट करता नहीं हूँ। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ, रुपया जो है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। आप कहीं भी जाओ पूरी इंडिया में, आप रुपए के बदले सामान खरीद या बेच सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। तो उसको बोलते हैं कॉमनली एक्सेप्टेड। तो ये होना जरूरी है। तो मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको समझा दिया मैंने, कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मनी कैन बी पेड एंड इज रिसीव्ड बाय एवरीवन टू बाय और सेल एनी गुड्स और सर्विसेज। अभी दूसरे पॉइंट पे आएंगे, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया होगा जब हमने इससे पहले पढ़ा था, एक लिमिटेशन थी लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू बार्टर सिस्टम में। तो यहाँ पे हमने बताया था कि चीजों को आपस में वैल्यू करना मुश्किल है कि भाई एक पेयर शूज के बदले में मुझे सामने वाले को कितने किलो फ्रूट्स देने चाहिए थे। तो यहाँ पे मनी ने उस चीज को दूर किया है, मेजर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको कोई भी सामान लेना है तो उसकी एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है। कोई भी सामान रुपयों के टर्म्स में तोला जा सकता है। सो एनी गुड और सर्विसेज कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। और होता भी ऐसा ही है। आप कोई चाहे चावल लेने जाओ तो आपको बताया जाएगा भाई 50 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो है। या आप चीनी लेने जाओ तो भी आपको इतने रुपए किलो या 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। अगर आप कपड़ा लेने जाते हो तो कपड़ा क्या बताया जाता है कि भाई आपको 1 मीटर के इतने रुपए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस लेनी है तो बताया जाएगा कि भैया टैक्सी का फेयर 13 रुपीज पर किलोमीटर है। तो कोई भी सामान आपको लेना हो तो उसकी जो वैल्यू होगी वो मनी टर्म्स में डिफाइन की जाएगी। जो हमारे यहाँ पे रुपया है उसकी टर्म में डिफाइन होती है, किसी और कंट्री में डॉलर्स में, रूबल में, वट जो भी होता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम खत्म कर दी। अब 1 किलो चीनी के बदले में कितना चावल लूं या एक कमीज के बदले में मैं कितना किलो फ्रूट लूं, तो या कितना किलो फ्रूट दूं सामने वाले को, वो दिक्कतें खत्म हो गई हैं। अभी भैया सारा का सारा जो भी सामान है वो मनी टर्म्स में बताया जाएगा, उसकी वैल्यू मनी टर्म में होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेजर ऑफ वैल्यू। अब इसमें जो मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, उसकी तीसरी क्वालिटी क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू होती है बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। हमने जो देखा था उसमें ये था कि भाई आप वस्तु को या जो आपकी गुड्स या सर्विसेज है उसको आप स्टोर करके रखोगे तो उसको खराब हो जाने का डर रहता है, ठीक है। उसकी वो कीमत गिर सकती है
और उसको स्टोर करने की भी एक अलग ही अपनी लागत होती है, अलग से आपको रख रखाव में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत हमारा मनी खत्म कर देता है। ठीक है, मनी कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड एट अ फ्यूचर डेट। तो अभी आप उसको स्टोर कर दो आज और फ्यूचर डेट पे यूज कर दो। भैया हम सब जानते हैं, हम पैसा सेव करते हैं। आपको मान लो कोई बाइक लेनी है तो आप पैसा सेव करोगे, जोड़ोगे धीरे धीरे करके। ठीक है, और उसके बाद आप 1 साल बाद या 1.5 साल बाद पैसा इकट्ठा जब हो जाएगा आपके पास, तो आप जाके बाइक ले लोगे। तो पैसे की वैल्यू खत्म नहीं हो रही, आप उसको भविष्य में यूज कर सकते हो। आज सेव कर लिया, 1 साल बाद यूज कर लेंगे कुछ भी खरीदने के लिए। ठीक है, इट विल नॉट पेरिश, इट विल नॉट लूज इट्स वैल्यू। ठीक है, इट विल नॉट लूज इट्स वैल्यू एंड स्टोरेज कॉस्ट इज मिनिमल। उल्टा ये है कि अगर आप बैंक में सेव करते हो पैसों को तो उल्टा आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, उल्टा मतलब फायदा ही होता है आपको, आपको खर्चा नहीं करना पड़ता स्टोर करने के लिए, जो कि आपको गुड्स के केस में चीजें स्टोर करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिक्कतें खत्म कर दी। अच्छा, उसके बाद जो चौथी क्वालिटी है मनी में हमारी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो वहां पे क्या, यही चीज वहां पे ड्रॉबैक थी कि ये चीज जो है बार्टर सिस्टम में लैग करती थी। पेमेंट डेफर करना, मैंने बताया था डेफर का मतलब डिले होता है और डेफर्ड पेमेंट का मतलब पेमेंट को डिले करना। आप वहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हो बार्टर सिस्टम में, तो आप सामने वाले को बोलो कि यार ये मुझसे 1 महीने बाद ले लियो, डील तो आज हो रही है, लेकिन आपने बोल दिया कि यार मेरे को 1 महीने बाद, मैं तुझे 1 महीने बाद दे दूंगा ये चीज, तो वो भी, उसको भी दिक्कत होगी। क्या पता उसको 1 महीने बाद वो चीज चाहिए ही ना, वो हमने डिस्कस किया था ये पहले। तो यहाँ पे पैसों को लेके कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी को बोलते हो कि भाई राशन पानी मैं खरीद रहा हूँ तुमसे, मैं तुम्हें पैसे 1 हफ्ते बाद दे दूंगा या 1 महीने बाद दे दूंगा, तो कई जगह दुकानों पे ऐसा होता है, तो लोग उधार पे सामान लेके जाते हैं और पैसा बाद में पे करते हैं। तो दुकान वाला ये मना नहीं करता। दुकान वाला क्यों मना नहीं करता? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आज की जगह पैसा मैं उससे 1 हफ्ते बाद ले लूंगा तो ऐसा कुछ लॉस नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए उधार पे लेते हो, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो भी वो मना नहीं करेगा। वो आपसे बोलेगा कि भैया मुझे 100 रुपए की जगह 105 रुपए दे देना। अगर आप ज्यादा डिले करोगे पेमेंट में तो आपसे कुछ ब्याज ले लेगा, लेकिन उसके बाद भी वो मना नहीं करेगा। ठीक है, तो पेमेंट को आप डेफर कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो। आपने कोई बाइक खरीद लिया आज 1.5 लाख रुपए की, तो आपने सारा का सारा पैसा आज नहीं पे किया, आपने बाइक फाइनेंस करा ली कि मैं धीरे धीरे करके महीने महीने पैसा देता रहूंगा। ठीक है, कुछ आपको इंटरेस्ट देना होता है फालतू, बट आप सारी की सारी पेमेंट आज नहीं करते, पेमेंट को डेफर कर देते हो, पेमेंट को डिले कर देते हो। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि मनी अपनी वैल्यू लूज नहीं करता, तो सामने वाले को दिक्कत नहीं है, उसे पता है कि मेरे को पैसा बाद में भी देगा तो मेरे को उतना ही मिलना है। ठीक है, पीपल आर रेडी टू डू अ ट्रांजेक्शन टूडे एंड अलाउ द पेयर टू पे एट लेटर डेट। तो टुडे, आज ट्रांजेक्शन करने को तैयार है और बाद में पैसा लेने को रेडी है कि भैया आज आपको जो सर्विस चाहिए मुझसे ले लो, पैसा आप मुझे बाद में दे देना। आपने सुना भी होगा, एक स्कीम कहते हैं इसको, BNPL। इसका मतलब होता है बाय नाउ पे लेटर। तो बाय नाउ और पे लेटर ये स्कीम बहुत चलती है आजकल कि आज खरीद लो, पेमेंट लेट कर देना। तो ये मनी में पॉसिबल है क्योंकि इसके पास क्वालिटी है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स की, जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं थी। तो अब आप ध्यान दोगे तो कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यही सारी जो मनी की क्वालिटी है भाई, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि ये चारों क्वालिटीज होती हैं, यही क्वालिटीज आपकी लैग करती थी आपके बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। एक बार रिविजिट करते हैं, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, जो वहां पे हमारे पास मनी की मेजर ऑफ वैल्यू होती है, वो यहाँ पे लैग करती थी, ये वही चीज है। ठीक है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, तो ये मनी में क्वालिटी होती है जो कि बार्टर सिस्टम में लैग करती है। ठीक है, और ये आपकी डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो वहां पे क्या, मनी कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो ये चीजें यहाँ पे यूज हो सकती हैं, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एंड कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये है आपकी मनी की डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको उसमें बता दूं कि मनी की एक लीगल डेफिनेशन भी होती है। लीगल डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो उसका मतलब ये होता है कि, क्योंकि देखो जो 100 रुपए आज आपके पास पड़े हैं, आप कैसे मान लो कोई भी इंडिया में वो क्यों यूज कर रहा है, कैसे बिना किसी दिक्कत के आप कहीं भी जाओ तो 100 रुपए इंडिया में कहीं भी आप जाओ तो बंदा लेने को तैयार हो जाता है सामान के बदले में, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है। ठीक है, तो ये मनी की लीगल डेफिनेशन होती है। सिंपली
जिस भी चीज को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इट इज मनी, देन इट इज मनी। ठीक है, तो ये एक लीगल डेफिनेशन है। वट एवर इंस्ट्रूमेंट इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एज मनी, दैट इज कॉल्ड एज मनी। ठीक है, इफ इट इज डिक्लेयर्ड मनी बाय द गवर्नमेंट, इट इज मनी। सिंपली ये लीगल डेफिनेशन है मनी की। ठीक है, तो मनी में ये चार क्वालिटीज हैं, वो एक अलग चीज है। आपने इन चार क्वालिटीज के साथ मनी को डिफाइन किया, बट इसके अलावा एक लीगल डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको कि गवर्नमेंट ने बोल दिया मनी है तो मनी है। तो ये आपका मनी का एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों, मनी के बारे में हमने जान लिया है कि मनी की डेफिनेशन क्या होती है, मनी कहते किसे हैं। अब हम पढ़ेंगे कितने प्रकार की मनी होती है, फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपका पहला टाइप है, जो पहली फॉर्म है मनी की, वो है फिएट मनी। फिएट मनी इज दैट मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया, जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो हमारा मनी का डेफिनेशन था उसमें बताया था कि लीगल डेफिनेशन जो मनी की होती है कि भैया एन इंस्ट्रूमेंट इज मनी इफ इट इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज सच दैट इट इज अ मनी। सो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये मनी है, ये तो मनी है। तो अब अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे, तो इंडिया में गवर्नमेंट ने बोल रखा है, ऑर्डर दे रखा है, अथॉरिटी गवर्नमेंट की जो भी है उसमें गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आपकी जो रुपीस है वो मनी होगी इंडिया में। ठीक है, जिसको किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाएगा इंडिया में कहीं भी। ठीक है, तो जब हम कहते हैं ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाएगा तो मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एवरीवन इन इंडिया इज लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट, लीगली बाउंड। तो फिएट मनी जहां पे इश्यू हो जाती है, फिएट मनी वो होती है जो कि किसी कंट्री के सिटीजन के लिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना लीगली बाउंड होता है, वो मना नहीं कर सकता। तो अगर आप किसी दुकान पे जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए इंडिया में, और आप सामान खरीदने के बाद उसको 100 रुपए का नोट देते हो, तो वो 100 रुपए का नोट अगर फटा हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो उस 100 रुपए के नोट को वो लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो लीगली बाउंड है। आप उस पर केस कर सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो उसकी कि इंडिया में रहते हुए वो 100 रुपए का नोट यूज करने से मना कर रहा है, एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। सो फिएट मनी वो होती है जिसमें कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर रखा होता है कि भाई ये पर्टिकुलर करेंसीज हैं, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो है वो एज अ मनी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाएगा उस कंट्री में। तो ये बैक बैल होती है। तो कानून ने बोल दिया मनी है तो मनी है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप पे। सेकंड फॉर्म ऑफ मनी है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होती है, इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है चेक। ठीक है, चेक आपने कई बार सुना होगा, या भी कभी अपने पापा को चेक सेंड करते हो देखा होगा। तो जैसे आप किसी को पेमेंट करते हो तो आप कैश ना देके उसको चेक दे देते हो। तो इसमें एक एग्जांपल से हम समझते हैं क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका अकाउंट एसबीआई में है। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने किसी पर्सन को पेमेंट करनी है, पे करना है आपने किसी को। ठीक है, आपने किसी को पे करना है। तो अब जो ये बंदा है इसका अकाउंट है एचडीएफसी में। ओके, तो आपने क्या किया, इसको चेक के थ्रू पे कर दिया। तो आपने चेक पे अमाउंट लिखा, साइन करे और इसको पे कर दिया। अब ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा ये चेक लेके एचडीएफसी बैंक में जाएगा और डिपॉजिट करा देगा। एचडीएफसी देखेगा हाँ भाई चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, एचडीएफसी ये चेक भेजेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक करेगा हाँ भाई कि ये चेक कौन से पर्सन का है। तो अकाउंट नंबर होता है चेक पे, वो अकाउंट नंबर से पहचानेगा कि ये चेक आपने इशू किया है, आपके साइन होंगे चेक पे। ठीक है, वो साइन मैच करेगा और सब कुछ वेरीफाई करने के बाद जो भी अमाउंट चेक में लिखा होगा वो एसबीआई एचडीएफसी में इस पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो एसबीआई एचडीएफसी को दे देगा और एचडीएफसी उस अमाउंट को इस पर्सन के अकाउंट नंबर में डिपॉजिट कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो इस तरीके से चेक चलता है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए कि आपने पहले भी 2-4 चेक इशू किए थे, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते इतने, अगर आपने चेक इशू किया है 10,000 का और आपके अकाउंट में पड़े हैं 2,000 रुपए, तो पेमेंट नहीं हो पाएगी, चेक बाउंस हो जाएगा।
तो आपके अकाउंट में कम से कम उतने पैसे पड़े होने चाहिए जितना अमाउंट आप चेक में मेंशन कर रहे हो। तो अगर आपने कोई ऐसा अमाउंट का चेक साइन करके सामने वाले को दे दिया जितने के पैसे आपके अकाउंट में पड़े ही नहीं है, तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। तो अगर इसका मतलब ये है कि सामने वाले को चेक रिसीव करते वक्त हमेशा ये डर रहेगा कि भाई क्या होगा, कि अगर जिस बंदे ने मुझे चेक दिया है, क्या होगा अगर उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं पड़े, चेक बाउंस हो जाएगा और उस बंदे का नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपने पहले कभी डिफॉल्ट किया है, अगर आपका चेक पहले कभी 2-3 बारी बाउंस हुआ है, तो सामने वाला पर्सन आपसे चेक लेगा ही नहीं। ठीक है, अब वो चेक क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसको आप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपका चेक पहले भी बाउंस हो चुका है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहते, जिसकी वजह से चेक क्लियर नहीं हो पाता और सामने वाले बंदे को पैसे नहीं मिल पाते। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप जो चेक इशू कर रहे हो उसे बोलेंगे हम पेयर। ठीक है, और जिसके नाम पे चेक इशू हो रहा है उसको बोलेंगे पेई। तो पेई को पेयर पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो पेयर और पेई के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। खासकर जो चेक जिसको आप दे रहे हो उसको ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं और चेक बाउंस नहीं होगा। तो इसी केस में अगर ट्रस्ट होगा तभी आपका चेक दूसरा बंदा रिसीव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे चेक पैसे की तरह ही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करेगा। किसी भी ट्रांजेक्शन में कुछ खरीदने बेचने के टाइम पे आप चेक पैसों की जगह पे चेक साइन करके दे सकते हो, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा, सामने वाला आपका चेक तभी एक्सेप्ट करेगा अगर उसको ट्रस्ट होगा आप पर। तो यहाँ पे चीजें गवर्नमेंट के कहने पे नहीं चलती। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि हाँ भाई आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज चेक भी किसी सामने वाले बंदे को दे सकते हो, लेकिन अगर सामने वाले बंदे में और पैसे देने वाले और लेने वाले बंदों में आपस में ट्रस्ट नहीं है तो फिर चेक नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली इफ देयर इज ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। ठीक है, तो चेक इसका सबसे लाइव एग्जांपल है जो आप अपनी रोज की लाइफ में देखते हो। बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, ये अकाउंटिंग के बच्चों को ज्यादा मालूम होगा, बट अगर यहाँ पे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट भी है तो उसको मैं बता देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट भी एक तरीके से पे करने वाला जो होता है। प्रोमिसरी नोट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप बस ये समझ लीजिए कि उसने पेपर पे लिखा कि आई प्रोमिस टू पे मिस्टर बी सम ऑफ ₹10,000 और वो साइन कर देता है उस नोट को। ठीक है, उस पर बकायदा स्टैम्प पेपर भी, मतलब आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो भी लगती है। एक लीगल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है वो, कि मैंने प्रोमिस कर दिया सामने वाले को कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद इतना पैसा पे करूंगा। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को भी सामने वाला बंदा पैसों की तरह यूज कर सकता है। मान लीजिए कि ए ने बी को प्रोमिसरी नोट दिया, पी एन प्रोमिसरी नोट दिया, तो ए बी को प्रोमिस कर रहा है कि भाई 3 महीने बाद मैं तुम्हें पैसा पे कर दूंगा। तो बी के पास प्रोमिसरी नोट है ए का इश्यू किया हुआ, तो इसका मतलब बी के पास एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए मिलने ही मिलने हैं। अब बी क्या कर सकता है, बी उसको सी को दे सकता है। ठीक है, बी इस प्रोमिसरी नोट को सी को ट्रांसफर कर सकता है। अब सी क्या करेगा, 3 महीने बाद सीधा ए से जाके वो प्रोमिसरी नोट जो सी के पास अब है, जो बी ने सी को दिया था, सी क्या करेगा, वो ए को दिखाएगा और ए क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी ये है कि अगर ए की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है कि वो टाइम पे पैसे दे देता है, तो बी तभी उससे प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट करेगा। प्रोमिसरी नोट कह लीजिए या बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी होता है इंस्ट्रूमेंट, बी तभी ए का साइन किया हुआ इंस्ट्रूमेंट लेगा अगर ए की रेपुटेशन ऐसी है कि वो मार्केट में पैसा टाइम से पे कर देता है, नहीं तो बी भी मना कर देगा। तो यहाँ भी क्या है, ए और बी के बीच ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी पेयर और पे के बीच ट्रस्ट होना चाहिए। तो चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, इन टाइप्स को यहाँ पे फिड्यूशरी मनी कहा गया है, जिसमें कि ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि पेयर पे करने वाला और पेई पेमेंट रिसीव करने वाला, उन दोनों के बीच ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम अपने तीसरे टाइप पे आते हैं,
फुल बॉडेड मनी। ठीक है, फुल बॉडेड मनी क्या होती है? अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमने दो वर्ड यूज कर रखे हैं, मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू। तो पहले इसको समझते हैं। मनी वैल्यू क्या होती है? आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, उस पर लिखा हुआ है ₹1, या आपके पास नोट है, उस पर लिखा हुआ है 100 रुपए। ठीक है, तो अगर मैं 1 रुपए की बात करूं तो इसकी मनी वैल्यू आप क्या बोलोगे? 1 रुपया। ठीक है, या फिर अगर मैं इस 100 रुपए के नोट की बात करूं तो इसमें मनी वैल्यू क्या होगी? 100 रुपए। सिंपली ये मनी वैल्यू है। बट अगर मैं कमोडिटी वैल्यू की बात करता हूँ तो कमोडिटी वैल्यू क्या होगी? आपको ये देखना है कि ये 1 रुपए का जो सिक्का है, ये जो पैसा है 1 रुपया, ये किस चीज पे बना हुआ है? तो आप देखोगे एक मेटल है ये। ठीक है, आपका कोई भी सिक्का होता है वो एक मेटल होता है, उस पे बना होता है। ठीक है, तो इस मेटल को आप बोलोगे कमोडिटी। इसी तरीके से अगर हम 100 रुपए के नोट की बात करते हैं तो ये 100 रुपए का जो नोट है किस चीज पे बना हुआ है? आप देखोगे ये क्या है? एक पेपर है ना? पेपर ही है। तो यहाँ पे कमोडिटी क्या हो गई? पेपर। तो यहाँ कमोडिटी पेपर है। तो इसका मतलब कोई भी पैसा, कोई भी रुपी, आप चाहे वो डॉलर ही क्यों ना हो, जिस चीज पे वो पैसा बना हुआ होता है उस चीज को बोलते हैं कमोडिटी। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया मनी वैल्यू क्या होती है। जो भी नंबर छपा होता है नोट के ऊपर या कॉइन के ऊपर, जो भी डिजिट छपा होता है वो उसकी मनी वैल्यू है। ₹1, ₹100 या $1 या $100, है ना? तो ये हो गई मनी वैल्यू। और जिस चीज के ऊपर ये बना हुआ है, पेपर है, ये कमोडिटी हो गई, या ये मेटल है, ये कमोडिटी हो गई। तो अब फुल बॉडेड मनी ये उसे बोलते हैं जहां पे मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होती है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है ब्रिटिश एरा में एक सिल्वर कॉइन होता था ₹1 का। ठीक है, एक सिल्वर कॉइन होता था। तो अब सिल्वर की अपनी एक वैल्यू होती है। तो एक तरीके से अगर 1 रुपए का कॉइन अगर ये सिल्वर पे बना हुआ है, सिल्वर के मेटेरियल पे बना हुआ है, तो ये 1 रुपया है क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि ये 1 रुपया है, वो तो उसकी मनी वैल्यू है। लेकिन मान लो कि अगर ये 1 रुपया इस पे ना लिखा होता, ठीक है, तो भी जिस चीज पे ये बना है, सिल्वर, चांदी, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। तो चांदी वो जाके 1 रुपए की मार्केट में अगर आप बेचोगे तो बिक जाएगी। मान लो आप इस 1 रुपए के चांदी के सिक्के को, जिसमें कि 1 रुपया लिखा हुआ है, उसको पिघला देते हो, इसका एक नंबर मिट जाता है, उसके बाद भी चांदी की कीमत 1 रुपया ही है। तो मतलब चांदी, 1 रुपए की चांदी उन्होंने ली, ठीक है, उस पर इन्होंने छापा ₹1 और वो मार्केट में इशू कर दिया कि भैया ये आपका कॉइन है 1 रुपए का। तो अगर आप वो चांदी को पिघला दोगे, उसको ऐसे एक नॉर्मल सिल्वर की तरह आप जाके उसको बेचोगे मार्केट में, तो भी वो 1 रुपए का बिक जाएगा, है ना? लेकिन अगर वो एज ए कॉइन भी अगर आप लेके जाओगे एज इट इज, तो भी वो आपका ₹1 का कॉइन एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, और ऐसी करेंसी को फुल बॉडेड मनी बोला जाता है जहाँ पे मनी वैल्यू इक्वल होती है कमोडिटी वैल्यू पे। अब इसका बिल्कुल रिवर्स आप देखो, क्रेडिट मनी। इसका मतलब क्या होता है? जहां पे मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। इसका मतलब कि अगर आप आज की डेट में जो आपका 1 रुपए का कॉइन होता है, उसको 1 रुपए का कॉइन जो आपका चल रहा है आजकल, उसको लेके अगर आप जाओगे मार्केट में और मान लो कि आपने उसको पिघला दिया, अब उस पर 1 रुपया लिखा नहीं हुआ, है ना? तो क्या वो मेटल, सिंपली जो वो मेटल है, आपने उसको पिघला दिया और पिघाल के आपने उसको, उसमें से 1 रुपया जो लिखा हुआ था वो हटा दिया आपने, और आप उसको बेचने जा रहे हो मार्केट में, तो बंदा बोलेगा ये क्या बेच रहा है, इसको हटा यहाँ से, मैं क्यों नहीं खरीदूं 1 रुपये में इसको, क्या चीज है ये? मना कर देगा, वो नहीं लेगा। ठीक है, ऐसे ही जो ये 100 रुपए का नोट है, अगर ये 100 रुपया इस पे से हट जाए, जो भी आपके नोट के ऊपर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, मान लो ये हट जाए, तो क्या होगा? ये पेपर, क्या ये पेपर कोई 100 रुपए का आपसे एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना? एक एग्जांपल सबसे बढ़िया क्या हुआ था, 2016 में हुआ था। 2016 में क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो जो आपके 500, 1000 रुपए के जो नोट्स थे जो पहले चलते थे, वो बिल्कुल रद्दी हो गए थे। अगर आपने उसको जो भी 2-3 महीने का टाइम दिया था गवर्नमेंट ने, जिसने भी उसको बैंक में जमा नहीं कराया, तो आज की डेट में जिसके पास भी वो पुराने 500 या 1000 रुपए के नोट्स पड़े हैं, उसकी क्या वैल्यू है? क्या आपको लगता है कि उस नोट के आपको कोई 500 रुपए देगा? बिल्कुल रद्दी के भाव जाएंगे, सिंपली कागज की तरह, है ना? कोई भी आपको उस नोट के 500 रुपए नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मनी वैल्यू है,
जो मान लो 100 रुपए का नोट है, उसके ऊपर 100 रुपए लिखा हुआ है, ये आपकी मनी वैल्यू है, ठीक है। ये ज्यादा है इस कागज से जिसपे कि 100 रुपया लिखा हुआ है। तो भाई ये कागज जिसपे कि 100 रुपया लिखा हुआ है, ये कागज की वैल्यू कम है इसकी मनी वैल्यू से, 100 रुपये से बहुत कम है इस कागज की वैल्यू। तो ये अगर 100 रुपये यहाँ पे लिखा ना होता तो कागज कितने का जाएगा, 50 पैसे का या 25 पैसे का जाएगा ये कागज। तो ऐसी करेंसीज को आप क्रेडिट मनी बोलते हो, जिसमें कि मनी वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। इसमें इसमें आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी आ सकता है, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में भी आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं है, जीरो है आपके अकाउंट में पैसे, तो आपके डेबिट कार्ड की क्या वैल्यू है, प्लास्टिक की तरह खाली है, और है क्या वो। या क्रेडिट कार्ड जो आपका होता है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, अगर अ, आपके पास कोई लिमिट नहीं है एक्सपेंस के लिए, तो क्रेडिट कार्ड में आपको खर्चा करने की लिमिट मिलती है 50,000 1 लाख। अगर आपकी लिमिट में वापसी ले ली जाए तो क्रेडिट कार्ड भी आपका क्या है, खाली एक प्लास्टिक है और कुछ नहीं है। तो इसे बोलते हैं क्रेडिट मनी। तो दोस्तों, ये टॉपिक खत्म करने से पहले एक एग्जांपल जो मेरा देना रह गया था वो मैं आपको देना चाहूंगा फिएट मनी के ऊपर। कि भाई फिएट मनी क्या होती है, जो कि गवर्नमेंट ने बोल दिया, एक ऑर्डर दे दिया कि रुपीस इंडिया में जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंडिया में यूज किया जाएगा, तो वो आपकी फिएट मनी होके तो गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू चलती है। तो इसमें आपके सामने जो लाइव एग्जांपल हुआ था, अगर आपको याद हो कि 2016 में आपके 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे वो कैंसिल कर दिए गए थे। मतलब कि इसका मतलब ये साफ है कि गवर्नमेंट ने उस इंस्ट्रूमेंट को मनी मानने से साफ मना कर दिया था कि अब से मार्केट में 500 1000 रुपए के नोट एज अ करेंसी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंडिया में यूज नहीं हो पाएंगे। ये सारे के सारे पैसे सिर्फ बैंक में जमा होंगे, इसकी जगह आपको नए नोट मिल जाएंगे, बट ये पुराने नोट आज की डेट में नहीं चलते। तो इसका मतलब आप समझ लो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी की पावर क्या होती है। तो जहां पे गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर अपना वापसी ले लिया कि भाई इस करेंसी को हम नहीं मानते एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो फिर वो आपका रद्दी बन जाता है, किसी काम का नहीं होता। तो यही एक आपको चीज बतानी थी, और ये टॉपिक हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी अभी खत्म होता है। दोस्तों, ये वीडियो एंड करने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिड्यूशियरी मनी के बारे में हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने आपको चेक का एग्जांपल दिया था। तो एक चेक का सैंपल मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो ये चेक है आईसीआईसीआई बैंक का, और ये मेरा अकाउंट है इस बैंक में, तो ये मेरा चेक है, इसलिए यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर आता है, जो मैंने अभी हाइड कर रखा है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है। अब अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं तो मैं पैसों की जगह ये चेक इशू कर सकता हूँ उस पर्सन को। इसको फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं। तो अगर सामने वाले को ट्रस्ट है मेरे ऊपर, और पहले कभी मेरे द्वारा इशू किया हुआ चेक अगर पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया, कभी पेमेंट में डिफॉल्ट मतलब अ, अगर मैंने 10,000 रुपये का चेक इशू किया है और मेरे अकाउंट में उतने पैसे पड़े ही नहीं है, तो पेमेंट डिफॉल्ट हो जाता है। तो अगर अगर मेरी साइड से मेरे द्वारा इशू किए किए हुए चेक में कभी पेमेंट का डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो सामने वाला मेरे पे ट्रस्ट करता है, मुझसे ये चेक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसमें होता क्या है कि जिसको मैंने पे करना है उसका नाम यहाँ पे आता है, यहाँ रुपीस आते हैं, कितने रुपए पे करने हैं, या वर्ड्स में लिखते हैं हम रुपीस, और यहाँ नंबर्स में लिखते हैं। और यहाँ पे आती है डेट, जिस डेट को मैं चेक इशू कर रहा हूँ वो डेट यहाँ पे आती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आज ही की डेट डाली है, 26 अप्रैल डाली है मैंने, और मैंने सामने वाले को जिसका भी मैंने नाम यहाँ पे लिखा था, मैंने उसको चेक दे दिया। तो वो अपने बैंक में जाके इस चेक को जमा करा देगा, और फिर उसका बैंक मेरे बैंक से, तो ये आईसीआईसीआई बैंक, तो मान लीजिए कि सामने वाले पर्सन का बैंक अकाउंट एचडीएफसी में है, तो वो पर्सन अपने एचडीएफसी बैंक में ये चेक जमा करा देगा। यहाँ मेरे साइन हो रखे होंगे। तो एचडीएफसी बैंक ये चेक आईसीआईसीआई बैंक को भेजेगा, और आईसीआईसीआई बैंक मेरी डिटेल्स मेरे साइन वेरीफाई करेगा, और सब कुछ वेरीफाई करने के बाद मेरे अकाउंट से पैसे काट के उस पर्सन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से ये चेक काम करता है, और ये चेक का आपका एग्जांपल है। सारे चेक आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या कोई भी बैंक हो, सबका
इसी तरीके से फॉर्मेट होता है ऑलमोस्ट। तो अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।